हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अगला पॉइंट है ऑक्टाहेड्रल में। एक अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए साथ में m+x आयन, आप नंबर डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। m+x आयन हैविंग अनपेयर्ड, बेटा आपस में आवाज नहीं, ठीक, अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल लीजिएगा जो चल रहा। m+x ion having unpaired d electron are colored due to dd transition of unpaired electron from T2g orbital to EZ orbital। आप लोग बहुत टाइम से हमसे पढ़ रहे हो, जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड होते हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। आज आपको उसका रीजन मिलेगा कि ये कलर्ड क्यों होते हैं। देखिए अभी अभी आपने देखा कि 5 डी ऑर्बिटल जो है वो 2 सेट में टूट गए थे। ये T2g का सेट था और ये सेट किसका था, EG। यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। कैसे कलर दिखाई पड़ता है, जब इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, लाइट, तो उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। लाइट का मतलब एनर्जी, लाइट छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बना है, hν से मिलकर बना होता है। तो लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इसका ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर EZ ऑर्बिटल में चला जाता है। जब T2g से EG में जाएगा तो जाहिर सी बात है यार, एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वहां पर कुछ समय के लिए रुकेगा और ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब T2g से EG में गया तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो जब EG से T2g में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। मान लिया डेल्टा E बराबर SC/E। इस डेल्टा E के इक्विवेलेंट हमको जो वेवलेंथ दिखाई पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग हमें कलर दिखाई पड़ता है। ओके, तो कलर कैसे शो होता है, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होता तो क्या dd ट्रांजिशन होता, नहीं। क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होती, नहीं। क्या एनर्जी रिलीज होती, नहीं। क्या उसके इक्विवेलेंट हमें कोई वेवलेंथ मिलती, नहीं। क्या उस वेवलेंथ के इक्विवेलेंट कोई कलर दिखाई पड़ता, नहीं। तो सारा खेल कलर का किससे जुड़ा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर dd ट्रांजिशन होता है, लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वापस आते समय उतनी ही एनर्जी को रिलीज करता है जिसके इक्विवेलेंट हमको वेवलेंथ मिलती है, जिसके इक्विवेलेंट हमको कलर दिखाई पड़ता है। बात बेटा क्लियर हो गई। ओके, आप लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, लाइट में 7 रंग होते हैं, वेव गेव, एंड आपको ये भी मालूम है दिस इज द एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मालूम है कि नहीं मालूम? दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेव। ओके, तो कलर कैसे दिखाई पड़ता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से कलर क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका रीजन है ड्यू टू dd ट्रांजिशन ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी को प्रॉब्लम, वापस आएगा, डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके इक्विवेलेंट हमको कलर दिखाई पड़े। ओके, अच्छा
जब बाद में लिख लेना, यहां तक तो लिख लिया है ना। अच्छा जब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, थोड़ी देर रुको। तो पहले एक बात बताओ, यहां से क्या एक रिजल्ट ये नहीं निकलना कि कॉम्प्लेक्स में जो लीगेंड है जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सोचना जरा, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड जितनी ज्यादा होगी, डेल्टा नॉट की वैल्यू कल ही पढ़ाया है आप लोगों, डेल्टा नॉट उतना ज्यादा होगा। और डेल्टा नॉट जितना ज्यादा होगा तो एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन एनर्जी। अब सोच के बताना, लीगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, डेल्टा नॉट उतना ज्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा। तो T2G और EG का गैप जितना ज्यादा होगा, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ या ना। और तुम्हें मालूम है डेल्टा E बराबर SC बाई, जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो हम कहेंगे उतनी कम वेवलेंथ की जरूरत। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एब्जॉर्ब। मेरे भाई जब छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करोगे तभी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बोलो बोलो बोलो, लीगेंड जितना स्ट्रॉन्ग, डेल्टा नॉट उतना ज्यादा। अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ज्यादा, तो सोच के बताओ छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा या बड़ी वेवलेंथ? ऑफ कोर्स यार, जब छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा ई मिलेगा ज्यादा, एक्साइटेशन आराम से होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड जितनी ज्यादा होगी, एक्साइटेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब उतना कम होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। एनसीईआरटी का एक सवाल करा देते हैं जो एम्स में पूछा गया। कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख रहे हैं। कलर के लिए कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डी ट्रांजिशन शो करता है और इस ट्रांजिशन के कारण हमको कलर दिखाई पड़ता है। लिखते लिखते फील करिए, लीगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, डेल्टा नॉट उतना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा, तो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। छोटी या बड़ी? छोटी। देन वेवलेंथ एब्जॉर्ब इज स्मॉल। ओके, और स्मॉल वेवलेंथ वॉयलेट की तरफ की होती है, रेड की तरफ की? वॉयलेट की तरफ की होती है। ठीक, राइट। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके ऊपर, ध्यान से देखिएगा। मैं सीट आपको दूंगा, बन नहीं पा रही सीट, कल दे देंगे हो सकता है। आगे बढ़े, आइए इसके ऊपर सबसे पहले एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। एक बच्चे एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी का है, एम्स में पूछा गया। NiNO2 का होल 6+2, NiNS3 का होल 6+2। यहां +2 नहीं होगा, यहां बच्चों -4 होगा, है ना। और तीसरा दे दिया NiS2O का होल 6+2। अब सब लोग खुद सोचो, चलो बताओ। लेफ्ट टू सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, सेंटर मेटल सेम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, +2 +2 और +2।
कौन बताएगा? इन तीनों कॉम्प्लेक्सों में गलती हो गई है। नंबर पहले साइन है, फर्क नहीं पड़ता है कुछ, लेकिन जो है अब चल रहा है खेल तो बता दे रहे, नंबर पहले साइन बाद में, है ना? चलो खैर, अब सुनना बेटा, पूरी क्लास खुद बताएगी। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लीगेंड का स्ट्रेंथ, पहले फील करो, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो ये गैप भी, जब गैप कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी, बोलो बे, जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब बड़ी या छोटी? इज इट क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं, इधर से इधर जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड घटेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड घटेगा तो डेल्टा ई घटेगा, और डेल्टा ई घटेगा तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम? सोच के बताना, अगर ये लाल रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो ये येलो रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ब्लू रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब। समझ में आया कि नहीं? यहां लीगेंड सबसे कमजोर है, बोलो, लीगेंड सबसे कमजोर, डेल्टा नॉट सबसे कम, एक्साइड करने के लिए एनर्जी चाहिए सबसे कम, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा सबसे बड़ी वाली। ये अगर रेड वाली को एब्जॉर्ब करेगा तो ये ग्रीन वाली को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ब्लू वाली को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? तो क्या मैं अगर यहां पे ऐसी रफली लिखना चाहूं, रफली यहां पर से समझाने के लिए बच्चों, अगर हम यहां पर रफली लिखें तो आप लोग बताना, सब लोग, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, बोलो, ये उससे छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, बोलो, और ये सबसे छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जो चाहे वो लिख दो, चाहे ब्लू लिख दो, चाहे वॉयलेट लिख दो, इसके पीछे वाली लिखना बस। समझ में आया पॉइंट? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, मैं एक बार अपने छात्रों से फिर पूछना चाहूंगा, ये जो कलर लिखे हैं, क्या इनके कलर लिखे हैं? ये इनके कलर नहीं लिखे हैं, ये इन्होंने किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया वो लिखा है। कलर तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई पड़ेगा, वो अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चल, किसी को याद तो नहीं करना पड़ा, फीलिंग आ गया सबको? तो डी डी ट्रांजिशन, T2G से बोलो इजी। एक बार सभी लोग मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे दो। लीगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा तो डेल्टा नॉट, तो डेल्टा ई, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, तो वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? छोटी वाली या बड़ी वाली? वॉयलेट वाली या रेड वाली? कब समझ में आ गया? क्लियर? चल, अब जब ये पॉइंट हो गया तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी से कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हटाओ, पूरा हटाओ। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मेरा कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार फिर देख लेना चाहता हूं, क्या ये इनके कलर लिखे हैं? ये तो वो कलर लिखे हैं जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेंगे अपने अनपेयर्ड को एक्साइट कराने के लिए। क्लियर? चलो, होशियार हो गए हो तुम लोग बहुत। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट विबग्योर में से किसी रंग को एब्जॉर्ब करता है तो उसके एवज में हमें उसका कौन सा कलर दिखाई पड़ता है, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एग्जाम्पल के तौर में समझाना चाहते हैं,
विबग्योर सूरज की जो रोशनी होती है 7 रंगों से मिलकर बनी है और 7 रंगों को मिलाने पे सफेद रंग दिखाई पड़ता है, तभी सूरज की रोशनी सफेद दिखाई पड़ती है। अब सुना जा सकता, जैसे ये बोर्ड है व्हाइट कलर का बोर्ड, ऑनलाइन वालों को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये ऑफलाइन वालों को दिख रहा है। कौन सा बोर्ड है? व्हाइट। जानते हो ये बोर्ड व्हाइट क्यों दिख रहा है आपको? जब रोशनी इस पर पड़ी तो इसने 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया। 7 रंग। ऑनलाइन वाले मेरे फेस के कलर को देख सकते हैं, ठीक है? तो तुम्हें हम गोरे क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि मेरी स्किन ने 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए हम गोरे नजर आ रहे हैं। तुम लोग साले करिया बुझाएंगे, ठीक? अच्छा, मेरे जो बाल है ये काले नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसने 7 रंगों को इससे रिफ्लेक्ट होकर कोई भी कलर तुम्हारी आंखों पर नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये कलर बाल जो है आपको काले काले दिखाई पड़ रहे। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो कुछ कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कलर का जो कॉम्बिनेशन मेरी आंखों पे गिरता है वही रंग हमें उस ऑब्जेक्ट का दिखाई पड़ता है। मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई चीज सफेद दिखाई पड़ रही है तो लाइट गिरी, 7 रंग उसने रिफ्लेक्ट कर दिए और 7 रंगों का मिश्रण क्या होता है? सफेद। इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमको सफेद दिखता है। बालों पे लाइट पड़ी, 7 रंग उसने एब्जॉर्ब कर लिए, हमारी आंखों पर वापस से कोई रंग आया ही नहीं, इसलिए बाल दिखाई पड़ते हैं काले। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या एब्जॉर्ब किया और वापस में रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर क्या आया, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। समझ में आ गई? पूरी दुनिया का जो रंग है इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना है, विबग्योर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब समझ में आया? ऑब्जेक्ट ने 7 रंगों में से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और रिमेनिंग कलर रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों पर गए। इन रिमेनिंग कलर का कॉम्बो जैसा होगा इस ऑब्जेक्ट का कलर तुम्हें वैसा दिखाई पड़ेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सफेद रंग से समझ लो। सूरज की रोशनी पड़ी, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, 7 रंग रिफ्लेक्ट होके आंखों में आए और 7 रंगों का कॉम्बो क्या होता है? व्हाइट। तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई पड़ा? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ में आ गया कैसे कलर दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अब बेटा एनसीईआरटी में जो लिखा है थोड़ा सा खतरनाक लिखा हुआ है, उसमें याद करना पड़ता है कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। वॉयलेट किसी ने एब्जॉर्ब किया तो हमें उसका कलर क्या दिखाई पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर एनसीईआरटी में लिखे हुए। मैंने उसको याद करने का एक टेक्निक बनाई है, छोटी सी टेक्निक है, देखिएगा, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, थोड़ी सी मिलेगी भाई। विबग्योर, यही 7 रंग है। थोड़ी सी हिंट आपको मिलेगी, हेल्प आपको मिलेगी। 1 2 3 4 5 6, आपने 6 गोले बना दिए। किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है रटना है आपको, हम थोड़ा सा आपको याद करवा रहे हैं, ठीक? क्या करिए, 1 2 3, 1 2 3। 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कलर 1, ठीक? मतलब अगर येलो कलर किसी ने एब्जॉर्ब किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको क्या मिलेगा? वायलेट। या वायलेट एब्जॉर्ब किया तो क्या मिलेगा? येलो। उल्टा हो जाता है। वायलेट एब्जॉर्ब किया तो क्या मिल जाएगा? येलो। एक याद हो गया आपको, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 1, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 2, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कोई कहेंगे नहीं हम आपसे। अब देखना, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री 3, उसे दो अंदर। मतलब क्या? रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू,
बोलो क्या है, बोलो क्या है, सुनते रहे ना। और जब घुसेड़ के आपने ऐसे निकाला तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो ऑरेंज। बोलो क्या है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो ऑरेंज। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग लिखा मिल सकता है, हम किसको फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी। ठीक, कैसे याद हो रहा है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वायलेट, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री येलो। अगर ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो हमने तीसरे गोले में किसको बंद किया है, ब्लू ग्रीन को, तो ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा रेड। ब्लू ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट्री बोलो रेड। बात समझ में आया, येलो और वायलेट एक दूसरे के हो गए, रेड का हो गया ब्लू, ब्लू का हो गया येलो ऑरेंज, ब्लू ग्रीन का हो गया राइट। और लास्ट जो एनसीईआरटी में लिखा इसमें नहीं है, अल्ट्रा वायलेट का अगर वेवलेंथ है तो पेल येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बात क्लियर है, ये आपको याद होने चाहिए, एक छोटी सी टेक्निक है, शायद इससे कुछ हेल्प आपको मिल जाए, वरना तो याद करने में ऐसी तैसी हो जाए। तो विबग्योर को 6 गोलों में आपने बंद कर दिया, बगैर इसको देखे बोलो, चलो बताओ वहां देखे बोलो, वायलेट का या येलो का, रेड का है और ब्लू का, येलो ऑरेंज और ब्लू ग्रीन का, अल्ट्रा वायलेट पेल येलो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लिख लीजिए। एक ऐसे व्हील टाइप का भी बना के टीचर्स पढ़ाते हैं ऐसे करके। तो ये सब रट्टाफिकेशन है, एक्चुअली क्या ये सब रट्टाफिकेशन है। हमें एनसीईआरटी को याद करना है, इसलिए इसको याद करने का एक अच्छा तरीका ये है। बाकी किसी बच्चे को किसी और तरीके से याद हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं फिर से बोलूंगा, कलर आपको कौन से याद करने हैं, एनसीईआरटी वाले। अलग अलग किताबों में अलग अलग कलर मिल जाते हैं। कुछ लोग व्हील बनाकर भी पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर भी बच्चों वेरिएशंस होते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी वाले कलर्स को प्रायोरिटी देंगे और इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को याद करेंगे। तो ये देखिए, कलर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से सीखा। आगे बढ़े, बड़े बेटे आगे बढ़े। सीट नहीं है मेरे हाथ में, वरना हम कलर के ऊपर 4-5 सवाल कराते। सीट में सवाल दिए हुए हैं। कोई बच्चा मेरी येलो वाली सीट लाया है, येलो वाली एक्सक्लूसिव सीट है, मुझे क्लास के बाद दे देना जरा, मेरे घर पर मिल नहीं रही है वो सीट, मैं फोटो खींच लूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। लाइन क्या, चलो उस बच्चे से बोल दिया, सौजन दे देना। ठीक है, हटाए इसको। अब हम लोग एक अंतिम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। कलर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तुमने कलर के बारे में पढ़ा कि कलर दिखाई पड़ता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जानते हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी वो कलर्ड होते हैं। तो सवाल है कि वो कलर्ड कैसे हो जाते हैं। सुनिएगा, लिखवा देंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल जरा इसी को लो, पर मैग्नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +7। ध्यान सुनना,
ऑक्सीडेशन नंबर +7 और आपको मालूम है मैग्नीज का ग्रुप भी होता है 7th भी। बोलो, जब किसी एटम पे चार्ज ग्रुप नंबर के बराबर होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं और वो डायामैग्नेटिक होता है या ना। अबे तेरे पास तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तब तो तू कलरलेस होना चाहिए। भैया इसका कलर होता है पर्पल। क्या होता है? पर्पल। ये कैसे हो गया? सुनना, एक्चुअली में अगर कोई डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कलर्ड दिखाई पड़ रहा है तो उसका रीजन फिर डीडी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। बेटा बोलो क्या होता है? मूवमेंटली। मूवमेंटली का मतलब कुछ पलों के लिए। मूवमेंटली क्या होता है? जो सराउंडिंग ऑक्सीजन होते हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन सेंटर मैटर की तरफ ट्रांसफर होता है। इसी ट्रांसफरेंस के कारण जो एनर्जी का लेन देन होता है उसी एनर्जी के इक्विवेलेंट हमको कलर दिखाई पड़ता। इसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग ऑक्सीजन टू सेंटर एटम। समझ में आया हुजूर? तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या वो सरतिया कलरलेस होगा? नहीं, वो भी कलर हो सकता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग ऑक्सीजन टू सेंटर मेटल। कोई दिक्कत? तो आइए इस पॉइंट के नीचे इसको लिखवा दिया जाए। इस पॉइंट के नीचे नोट डाल के लिखेंगे। ये आपका नीट में पूछा गया, चार्ज ट्रांसफर आपके नीट में पूछा गया। देखिए, फ्यू मॉलिक्यूल हैव no unpaired d electron but still they are colored due to charge transfer। अंडरलाइन करेंगे from surrounding oxygen to center atom। ओके, जैसे MnO4 +7 में है। एनसीईआरटी में बच्चों इसका कलर पर्पल लिखा है, कहीं कहीं पर रेड कलर भी दिखा मिल जाता है, लेकिन भैया पर्पल ही है, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी की बात ही भैया लेके चलनी है। क्रोमेट +6, सबको मालूम है क्रोमेट का ग्रुप होता है 6th बी। क्या होता है? 6th बी। चार्ज भी है +6, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, फिर भी ये येलो कलर का होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। सेम चीज डाइक्रोमेट +6, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, फिर भी ये ऑरेंज कलर का होता है। ओके, तो चार्ज ट्रांसफर यहां पे रीजन है सराउंडिंग ऑक्सीजन से सेंटर एटम की तरफ। क्लियर हो गया बेटा? चल, ये आप लोगों ने कलर का पूरा कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ा, ठीक है। फ्यू पॉइंट में लास्ट पॉइंट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल हो गया। चल,
उसी में हम लोग क्या करते हैं, हम फ्यू पॉइंट डलवाकर सारी चीजें पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए चलो सभी लोग एक बार उत्तर देंगे, बोलो। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया कि कलर का मेन रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका डी ट्रांजिशन, उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई पड़ना। लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी डेल्टा नॉट उतना ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा, तो लो वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब करेगा। हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री कलर भी देखे, 6 गोलों में बंद करेंगे। येलो और वायलेट एक दूसरे के हैं, रेड का है ब्लू, ब्लू का है येलो ऑरेंज, ब्लू ग्रीन का है अल्ट्रा वायलेट पेल। हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल ऐसे देखे जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वो कलर होते हैं। द रीजन इज चार्ज ट्रांसफर, मोमेंटरली चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग एटम टू सेंटर एटम। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फ्यू पॉइंट में ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, देखो बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ था, 3 का एक सेट बना था T2G और 2 का एक सेट बना था EG। सहमत हो? EG का एनर्जी ज्यादा था, T2G का कम। 0.6 से ऊपर गया, -0.4 से नीचे गया, याद है? इसी स्प्लिटिंग को जस्ट पलटा दो तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बन जाती है। अब की बात टेट्राहेड्रल की, ओके। अब की बार T2 का एनर्जी ज्यादा, E का एनर्जी कम, ऊपर जाएगा 0.4, नीचे जाएगा -0.6। रूल अभी भी वही है, 6 चौको 24, 4 6 24, रूल अभी भी वही लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखेंगे इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब T2G ज्यादा एनर्जी के हो जाएंगे और EG जो है वो कम एनर्जी के होंगे, राइट? और ये आपका हो जाएगा एवरेज। समझ में आ गया सबको? है? अच्छा, तो अब की बार क्या होगा, ये हो जाएगा 0.4। बच्चों वहां डेल्टा नॉट था, यहां डेल्टा टी, ये हो जाएगा -0.6 डेल्टा टी और ये डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा टी। आप लोग एक चीज और भी देख रहे हो, हमने जी शब्द का प्रयोग नहीं किया। जी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, T2G को T2 बोल देते हैं और EG को E बोल देते हैं, जस्ट उल्टा हो गया। ओके, हाँ। एक पॉइंट हम टेट्राहेड्रल में और बच्चों को बताना चाहते हैं कि टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग होता है इसकी वैल्यू 4/9 टाइम्स टू ऑक्टाहेड्रल होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 4/9 टाइम्स टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। ओके बेटा,
क्लियर हो गया? तो टेट्राहेड्रल में जस्ट रिवर्स हो जाता है ऑक्टाहेड्रल का। क्या मेरी पूरी क्लास को ये चीज याद है कि रिवर्स क्यों हो रहा होगा? क्योंकि यहां पे लिगेंड बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेंगे तो नॉन एक्सियल पर रिपल्सन लगेगा, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा और दूसरे की कम। बच्चों आपको ये क्लियर है ना? ये स्फेराहेड्रल के बारे में बताया। अब सुनिए, एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मेडिकल में पूछा गया, आईआईटी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से 4/9 टाइम्स कम क्यों होती है? एक्चुअली जानते हो यहां 4/9 क्यों आता है? क्योंकि 4/9 बना है 2/3 से 2/3 एनर्जी कम होने का अलग रीजन है और 2/3 फर्दर एनर्जी कम होने का अलग रीजन है। तो दो रीजन होते हैं कि टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से कम क्यों होता है, 4/9 टाइम्स क्यों होता है। इसके दो रीजन, पहले रीजन से 2/3 कम हो गई और दूसरे रीजन से 2/3 कम हो गई, तो ओवरऑल कितनी कम हो गई, 4/9। सवाल ये पूछा जाता है ये दो रीजन क्या? पहला रीजन, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4। ऑक्टाहेड्रल में 6 ने रिपल्सन मारा, टेट्राहेड्रल ने 4 ही ने मारा, तो 4 के द्वारा लगाया गया रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम तो स्प्लिटिंग भी कम। एक रीजन तो वो हो गया। रुक जाओ यार, चाय ठंडी हो रही है, बेफालतू 5 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। कितने की आती है? 10 की आने लगी आजकल। अच्छे बहुत टाइम हो गया चाय अपने पैसों से खरीदी नहीं हमने। सुना मेरा दूसरा रीजन देखो जरा, सुना मेरी बात। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, हाँ या ना? उनकी डायरेक्ट मुठभेड़ होती थी ईजी वालों से, क्योंकि ईजी वालों के जो ऑर्बिटल होते थे वो एक्सिस के अलोंग। मुठभेड़ हुई डायरेक्ट, रिपल्सन लगा झेल के, और रिपल्सन लगा झेल के, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा। टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आते हैं वो एक्सिस के बीच से आते हैं। नो डाउट कि एक्सिस के बीच में नॉन एक्सियल ऑर्बिटल छुपे होते हैं, फिर भी बच्चों इनकी डायरेक्ट मुठभेड़ नहीं होती। देखो बेटा, एक मुठभेड़ तो ये होती है, ये भी, और एक मुठभेड़ ये भी तो है, छू के निकल गया। बताओ बात समझे? तो जब ऑक्टाहेड्रल होता है, जब लिगेंड एक्सिस के अलोंग आते हैं, तो लिगेंड की मुठभेड़ एक्सियल ऑर्बिटल से बिल्कुल आमना सामना हो जाता है। और जब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, लिगेंड एक्सिस के बीच में आते हैं, आल्दो एक्सिस के बीच में नॉन एक्सियल वाले छुपे होते हैं, फिर भी मुठभेड़ ऐसी नहीं होती, उनकी मुठभेड़ छू के निकलने वाली होती है। ओके, तो रिपल्सन लगता है लेकिन इतना रिपल्सन नहीं लगता, तो 2/3 वहां से कम हो जाती है, तो टोटल कितनी कम हो गई, 4/। समझ में आया पॉइंट? तो मैं इसको भी लिखवाना चाहूंगा क्योंकि अच्छा पॉइंट पूछा जाता है। ठीक, इसको लिखो, इसके नीचे लिखेंगे हेयर 2/3 decreases because 2 ligands are less in tetrahedral complex। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands does not coincide direct to
नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, so 2/3 further decreases, so 2/3 further decreases। तो 2/3 घटने का रीजन है दो लिगेंड का कम होना, और 2/3 फर्दर घटने का रीजन है कि लिगेंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से डायरेक्ट कंसाइड नहीं करता। तो ओवरऑल कितनी कम हो गई? 4/9। तो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल से। क्लियर? चलिए, इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, खत्म होता। राइट, हटा दे इसको। इसमें क्या लिखना, लिखवा दिया मैंने अपने साथ साथ। वापस लाए क्या? जादू है मेरे पास। चिल्लाने चाहिए। चलिए करो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छी थ्योरी थी। कोऑर्डिनेशन की बड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एक बड़ा चैप्टर है। अभी भी कई सारी चीजें बाकी हैं पढ़ाना, लेकिन कल परसों खत्म होगा। नहीं, परसों। फिर एक दिन में मेटलर्जी और एक दिन में डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक तो नहीं, डी ब्लॉक, क्योंकि इस बार मेरे को अपना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में हम पूरा किससे पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, एक एक लाइन, क्योंकि आना ही नहीं। जब उसके बाहर वो पूछेंगे ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों अपने ऊपर लोड डाले, है ना? वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक एक लाइन से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्या मैं इसको हटा दूं? अच्छा, सीएफटी बच्चों खत्म होने के बाद अब हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ब्रैकेट में बीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये अगले हेडिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये हेडिंग भी बच्चों एनसीईआरटी से है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तैयार है सब लोग? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। इसीलिए इस चैप्टर से कभी कभी 2-2, 3-3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से चैप्टर को हम लोग पकड़ेंगे। राइट, देखिए, मान लो ये मेटल है जो 4 लिगेंड से कंबाइन करके अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कोई कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी को कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान रखना, मेटल पर चारों लिगेंड एक साथ अटैक नहीं करते, वो 1 by 1 अटैक करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, सबसे पहले इस मेटल पर फर्स्ट लिगेंड ने अटैक किया और Ml बना। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया उसे बोला K1। ठीक, फिर इसके बाद इसके ऊपर दूसरे लिगेंड ने अटैक किया, बन गया Ml2। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया उसे हमने बोला K2। फिर इसके ऊपर तीसरे लिगेंड ने अटैक किया, कॉम्प्लेक्स बन गया Ml3। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया उसे बोला K3। और फिर इसके ऊपर
चौथे लिगेंड ने अटैक किया, बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, और इसके लिए जो कांस्टेंट आया K3। बच्चों K1, K2, K3 और K4 को हम लोग कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बोलो बोलो। और इसे कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं दिस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज a product of stepwise stability constant। ओके, मैं चाहूंगा आप इनका लैंग्वेज जरूर लिखें। K1, K2, K3, K4 इन्हें हम लोग कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत भयानक तौर पर भूखे हो, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज, 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो सोच के बताना, भिखारियों तुम चुप रहो, सोचो बहुत तेज भूख लगी है, तो बेटा मुझे लगता है सोच के बताना, पहली रोटी और चौथी रोटी में तेजी से पेट में कौन जाएगी? तो पहली रोटी खाओगे कहां? तो ली जाओगे, हाँ मैं लगता चबाओगे भी नहीं। रोटी ली, सब्जी कहने का मतलब ये था कि जब मेटल बिल्कुल अकेला था तो लिगेंड के अटैक करने का जो टेंडेंसी होगा बहुत ज्यादा। एक रोटी पेट में पहुंच गई तो दूसरी रोटी थोड़ा धीमे पहुंचेगी। बोलो बोलो, सही तो बोल रहे हैं। तीसरी और आराम से खाओगे। जैसे जैसे पेट भरता जाएगा रोटी की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप देखिए जैसे जैसे लिगेंड मेटल से चिपकते जाएंगे लिगेंड के अटैक करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि मेटल वैसे वैसे सेटिस्फाई होता जाए। कहने का मतलब फर्स्ट लिगेंड बहुत तेज अटैक करेगा, इसलिए K1 इज मच मोर देन K2 which is much more than K3 which is much more than K4। K1 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, K2 उससे छोटा और K4 सबसे छोटा। बड़ा क्लियर हो गया राइट। बीटा को कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो उसे हम लोग कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रिवर्स कर दीजिए तो उसे हम लोग कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके ऊपर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया गया है, इसके ऊपर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। आपको K1, K2, K3 दिए गए और आपसे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा गया, तो पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके बीटा निकालोगे, बताओ, और बीटा को रिवर्स करके इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालो। ठीक है, तो ऐसे सवाल कराने की जरूरत है नहीं। ओके, अच्छा सुनना बेटा, ये वर्ड क्लियर हो गया। अब सुन लो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में उतनी ज्यादा गई होगी। बोलो यार, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना बड़ा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी, सोचो सोचो सोचो, बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा
मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तभी ज्यादा होगी जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम पड़ा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। हम लोग इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों कहते हैं, सवाल उठा। गुरुजी आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। फिर हमने इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट नाम क्यों दिया? इट्स वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, और कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसकी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसके रिवर्स को नाम दे दिया गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? तो इसका नाम स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों पड़ा, समझ में आया? इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। एक एक अक्षर देखिए आपको समझाते हैं, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, रटने का प्रयास मत करिएगा वरना कोई फायदा नहीं। जहां पर हम बोल दें याद करना है, हाँ तो करना है, अदरवाइज जबरदस्ती रट्टाफिकेशन मत मारना वरना काफी समय लग जाएगा सिलेक्शन लेने में, ठीक है? तो आइए, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is directly proportional to stability constant। बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सुन रहे ना बेटा? सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बीटा से ही कंपेयर करते हैं। अगर मान लो बीटा नहीं दिया जाता है तो हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चिलेटिंग लिगेंड से कंपेयर करते हैं, आया ना? चिलेटिंग लिगेंड जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी। अगर चिलेटिंग लिगेंड कहीं पर नहीं है तो हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड दैट इज डेल्टा नॉट से कंपेयर करते हैं। और अगर इससे भी काम ना चले तो हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चार्ज ऑन मेटल आयन से कंपेयर करते हैं। यह विकास पोरवाल का बनाया हुआ सीक्वेंस है, यह हमारा बनाया हुआ सीक्वेंस है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का यह तरीका होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फिर देखते हैं चिलेटिंग लिगेंड, फिर देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, और फिर देखते हैं चार्ज ऑन मेटल। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बीटा की वैल्यू दी गई तो कुछ नहीं देखोगे, जिसका बीटा बड़ा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। बीटा की वैल्यू अगर नहीं दी गई तो पहले देखोगे चिलेटिंग लिगेंड, फिर देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फिर देखोगे चार्ज ऑन मेटल आयन। बोलो आया ना? आइए आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। तुम लोग करोगे मैं बताऊं? बताओगे? अबे इतना सवाल कर चुके हो, ठीक? आइए हटाए बेटा इसको, ठीक? पहले बोलो क्या देखोगे? अगर ये नहीं दिया गया तो, वो नहीं दिया गया तो, उससे भी काम नहीं हुआ तो चार्ज ऑन मेटल दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? चलिए इसके ऊपर एक सवाल, क्वेश्चन
which of following order of stability is incorrect? करोगे भाई? चल, पहला ऑप्शन, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। हाँ, नहीं वो नहीं बोलेंगे हम। मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा, आप खुद सोचिएगा। बताइए। बताइए, इनमें से कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत है? बीटा मैंने किसी का नहीं दिया है, मतलब खेल चालू होगा चिलेटिंग, उससे नहीं हुआ तो स्ट्रेंथ, उससे नहीं हुआ तो चार्ज ऑन मैटर। कौन सा ऑर्डर गलत है? दूर से दिखाई पड़ रहा है। फोर्थ। अब से बोलो बेटा। सीक्वेंसली चेक करिए, आंसर जरूर आएगा। जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग चेक करो। बताओ। डी फोर्थ, सब पढ़ाया है। देखे, देखो पहला वाला चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेड लगा हुआ, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये दोनों मोनोडेंटेड है, चिलेटिंग से काम नहीं हो पाया, स्ट्रेंथ में जाओ। अमोनिया की स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। ये वाला ऑर्डर क्या हो गया? सही। इसमें आओ। लिगेंड की सब में सेम है, लिगेंड से काम नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं यहां पर आप 3D सीरीज में हो, ये 4D सीरीज है और ये 5D। बोलो। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ती जाती। डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी। बोलो। चिलेटिंग लिगेंड कहीं नहीं लगा, हटो। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, हटो। चार्ज पर आओ। ये +2 है, चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ये भी सही। तो पक्की बात, गलत कौन सा है? सही। आंसर तो 4th ही होगा। सवाल ये है गलत क्यों है? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है इसमें चिलेशन होता है। इट स्टेबलाइज्ड बाय
2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देख बेटा, चिलेटिंग ये भी है, चिलेटिंग ये भी है। आल्दो दोनों की स्ट्रेंथ में थोड़ा अंतर है, इसका डेल्टा नॉट थोड़ा ज्यादा है, ये आगे होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और ये थोड़ा पीछे होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल। बड़ा बात क्लियर हो रही है सबको? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम आपसे फिर कहना चाह रहे हैं, डीएमजी और ईएन दोनों ही चिलेटिंग लिगेंड है। हम चले गए स्ट्रेंथ के पास, ईएन थोड़ा आगे है, डीएमजी थोड़ा पीछे, मतलब ईएन के लिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा, तो ईएन का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन गलत है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट खत्म किया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बोलो हाय या ना? हटा दे किसी को प्रॉब्लम? आज की क्लास का अंतिम लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कल के लिए मैं रख रहा हूं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, भयानक, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड और आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कल के लिए रखूंगा मैं। आज मैं लास्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तैयार है सब लोग? चलिए आइए चलते हैं आज के लिए अंतिम हेडिंग की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेटा आवाज नहीं बेटा, है ना? देखो सामने देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स का हम लोग देखेंगे इन मेडिसिन। आप देखिए, एक मेडिसिन में यूज तो आप इरिटा का देख चुके हो, इरिटा का इस्तेमाल करते हैं एस एंटीडोट फॉर, बोलो बच्चों, लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में हम लोग इरिटा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सिसप्लेटिन, दिस इज एंटी कैंसरस। सिसप्लेटिन एंटी कैंसरस, इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। जो ट्यूमर बनने लगते हैं बॉडी में, जो कैंसरस सेल होती हैं बॉडी में, ये उनकी ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए इसको एंटी कैंसरस कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, सिसप्लेटिन। अभी मैं आपको सिस का मतलब तो नहीं बताऊंगा, ये कल सीखोगे आप लोग हमसे। अभी बस आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। प्लेटिन, कौन सा प्लेटिन? सिस। ये सिस फॉर्म में भी होगा, ट्रांस फॉर्म में भी होगा, हमें कौन सा चाहिए है? सिस। तो मेडिसिन में 2 यूज हमारे छात्रों ने देखे। दूसरा, इन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स के कारण एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, ये कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का। जैसे क्लोरोफिल, इसमें पोर फायरिन रिंग बनी होती है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है मैग्नीशियम के साथ। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन इन Fe+2। क्लोरोफिल में पोर फायरिन रिंग होती है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है विद मैग्नीशियम+2। कार्बोनिक
एनहाइड्रेस एंजाइम, इसमें जिंक होता है, बोलो बेटा। और विटामिन B12 साइनो कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट। नाम में कोबाल्ट आ रहा है, कोबालामीन, कोबाल्ट के कारण इसके नाम में कोबालामीन आता है। तो विटामिन B12 साइनो कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। स्टेट में मत जाइए, प्लस भी होता है, बहुत जगहों में +3 भी लिखा मिलता है। जब भी सवाल आएगा आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा मेटल होता है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम और विटामिन B12। बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम और साइनोकोबालामीन। बड़ा क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अगला बेटा तुम लोग पहले से जानते हो, विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या ये होमोजीनस कैटलिस्ट होता है? बोलो बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट होमोजीनस कैटलिस्ट होता है। फार्मूला बोलो बच्चों, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड ओके। आयुपेसी नाम कौन करेगा? आरती मौसी खड़ी हो। अरे आओ मत, बैठे खड़ा है, कहा है तो उसकी जान छुपाने के लिए हुई है जबरदस्ती। हाँ, ये लिगेंड कौन सा है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम एज इट इज लिखेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये है क्लोराइडो। आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। बोलो, काउंटर आयन तो कोई है नहीं ना, सीधे इसी का नाम लिखोगे। तुम बताओ, क्लोराइडो पहले लिखोगी या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन? क्लोराइडो पहले आएगा, सी पहले आएगा और टी बाद में। तो नाम हो गया क्लोराइडो। ट्राई लगाया, ट्रिस है, ट्रिस ब्रैकेट में बंद करके लिखे बच्चों, बोलो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बेटा आरती एक बात बताओ, रोडियम लिखूं या रोडेट? रोडियम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +1 आएगी। बोलो, x + 0 - 1 = 0, x = +1। ये इसका आयुपेसी नाम होगा। कोई शक? बट तो क्लोराइडो, ट्रिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 होमोजेनस कैटालिस्ट होता है। इज इट क्लियर? तीसरा यूज हो गया विल्किंसंस कैटालिस्ट। ओके, चौथा यूज है इसका जिगलर नाटा कैटालिस्ट। मालूम है कि नहीं? नटुल्ला है ये। जिगलर नाटा कैटालिस्ट बच्चों, इसका यूज किसमें करते हैं हम लोग? पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, यू नो।
used in polymerization of ethylene. What is Ziegler-Natta catalyst? Triethyl aluminium with titanium tetrachloride. Triethyl aluminium with titanium tetrachloride. जब मैं ये लिखता हूं तो बहुत से बच्चे कहते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स कहां है? जिगलर-नाटा को यहां काहे पढ़ा रहे हो गुरुजी? आप तो कॉम्प्लेक्स के एप्लीकेशन पढ़ा रहे हो, ये तो नॉर्मल कंपाउंड्स है। एक्चुअली जब ये पॉलीमराइजेशन में यूज होता है तो सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, जिसमें टाइटेनियम +3 स्टेट में होता है। बड़ा अंदरूनी सवाल है जी। अगर कोई आपसे पूछे जिगलर-नाटा में टाइटेनियम की एक्टिव स्टेट क्या होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे बता देंगे +4, दिखाई पड़ रहा है +4, बट टाइटेनियम की एक्टिव साइट होती है +3। ओके, यही बनाता है कॉम्प्लेक्स। ओके, एक्टिव। तो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट में टाइटेनियम की एक्टिव स्पीसीज क्या होती है? Ti+3। ये दोनों मिलकर +3 स्टेट का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो पॉलीमराइजेशन कराता है। मैं वो कॉम्प्लेक्स बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, उसका कोई जरूरत नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा बस। तो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट भी आप लोगों ने इस प्रकार से खत्म किया। बोलो आया ना? लास्ट एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स का है डिटेक्शन ऑफ रेडिकल। रेडिकल मतलब मेटल कैटायंस। मेटल कैटायंस को डिटेक्ट करने में भी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे 2-3 तो आप लोगों को पहले से आते हैं। बताओ, निकिल +2 का आइडेंटिफिकेशन किसने किया था? बोलो, TMG- ने। कैसा कलर मिला था? ब्रिलियंट रेड। तो ब्रिलियंट रेड कलर को देखकर हम समझ जाते हैं कि निकिल का कोई कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो ये रेडिकल कौन सा होगा? निकिल। मेरे स्टूडेंट जानते हैं दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबिलाइज्ड बाय, बोलो, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला डिटेक्शन आपने किया निकिल +2 कैटायन का DMG की हेल्प से। अगर ब्रिलियंट रेड कलर आया तो समझ जाओ निकिल उपस्थित है, क्योंकि ये ब्रिलियंट रेड कलर किसका होता है? निकिल के DMG के साथ बने कॉम्प्लेक्स का। NiDMG का होल ट्वाइस स्टेबलाइज्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? डिटेक्शन ऑफ रेडिकल में अगला है कॉपर आयन का डिटेक्शन। कॉपर आयन को आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर से पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालकर। बच्चे बोलो किसको डालकर? पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालकर हमें मिलता है चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका? क्यूप्रो फेरो साइनाइड का।
चॉकलेट ब्राउन प्रिसिपिटेट हमें मिलता है क्यूप्रोफेरोसाइनाइड का। ठीक है, निकेल हो गया, कॉपर हो गया बेटा। Fe+3 फेरिक आयन की टेस्टिंग करते हैं, अगेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। बच्चों बोलो किससे? हमें मिलता है प्रुसन ब्लू कलर। ये प्रुसन ब्लू कलर होता है बच्चों फेरोसाइनाइड। बोलो किसका होता है? फेरोसाइनाइड। क्या इसका फार्मूला नहीं बना पाओगे? क्या मैं याद करवाऊंगा क्या इसका फार्मूला? नहीं। जो ना बना पाए आराम से घर पर बैठे, अब और ज्यादा नहीं समझा पाएंगे। फेरी Fe+3 और फेरोसाइनाइड, बोला करो यार। ये +2 होगा, ये -6, -4 आया, क्रिस क्रॉस Fe4 FeCN6 का होल। इज इट क्लियर? प्रुसन ब्लू कलर फेरोसाइनाइड। ठीक, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया है तो आप आराम से घर पर बैठे और कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करें। जितना प्रयास होता है मैं पीछे की चीजें रिवाइज करा देता हूं। अब बार बार पीछे ही जाते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपका कर्तव्य है आप नोट्स को अच्छे से पढ़कर आए। ध्यान रखिए मेरी बात, पीछे के रिवीजन के चक्कर में करंट टॉपिक बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमें पहले अपने करंट टॉपिक को निपटाना है, फिर पीछे का एमटीजी का अनसॉल्व्ड लगाना है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है ये कर पाने की तो उसको समय कम दीजिए, इसको समय ज्यादा दीजिए। वो तो एक प्लान है, एक प्रोग्राम है। 40+ सवाल कैसे सही किए जाए, कैसे स्टूडेंट की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ जाए, एक प्लान है। आज क्या हुआ? आज जब मैं स्टैइक्योमेट्री के सवाल बता रहा था तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। कैसे लिमिटिंग पहचानते हैं, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे सीएम रूल लगाते हैं, कैसे परसेंटेज प्योरिटी के सवाल करते हैं, सारी चीजें रिवाइज हुई। तो वो जब आप अनसॉल्व लगाएंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। लेकिन वो तभी करिए जब आप करंट टॉपिक को घर पर समेट चुके। अगर आपको लगता है नहीं यार 40 के चक्कर में 14 भी सही ना हुए तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं सच्चाई कि 40 की जब नीचे जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, 38-39 नहीं बोलेंगे, 32-33 में जाते हैं तो सिलेक्शन से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। फिर जब 32 सही हो चाहे 12 सही हो, बोथ आर इक्विवेलेंट, नो डिफरेंस। सीडो फीलिंग आती है, मेरे 590 नंबर आए, सिलेक्शन तो 604 पर हुआ ना। तो फिर 590 वाला और 490 वाले में इतना ही डिफरेंस है। इसने ज्यादा मेहनत करी होगी, इसने कम मेहनत करी होगी। उम्मीद है इसका अगले साल हो जाएगा, इसको अभी 2 साल और लगेंगे। यही तो डिफरेंस है। बाकी उस साल तो ना उसका हुआ और ना उसका। इसलिए देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। ओखली में सर डाल दिया तो मूसर से क्या डरना। खल मूसर देखा, कूटते हैं हम लोग। जब तैयारी करने आ गए हैं तो देखो मरना तो पड़ेगा। तुम सोचो ऐश करके पढ़ाई कर ले, टहल के घूम के एंजॉय करके पढ़ाई कर ले। एंजॉय करके पढ़ाई नहीं होती। हर माता पिता के बच्चे बड़े चहेते होते हैं और वो चहेते बच्चे अपने बंगलों से निकलकर एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में जाकर रहते हैं ताकि वापस से वो बंगले में आ सके, उस काबिल बन सके।
बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल जाया करते थे 10-10, 12-12 साल के लिए। अगर आप पुराने जमाने में जाए, महाभारत रामायण टाइम पर, बचपन में जाते थे, जवानी में वापस आते थे। तो तपस्या तो सबको करनी पड़ती है काबिल बनने के लिए। क्रिकेट खेलते हुए आप सोचे कि बैडमिंटन क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं और सिलेक्शन हो जाए, असंभव है। देखो बेटा, बहुत असंभव है। समझ लो, सोच लो, मरना पड़ेगा। और नहीं मर रहे हो तो तैयारी करते रहो, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में। ध्यान रखिए, होगा नहीं सिलेक्शन ऐसे। केमिस्ट्री में हमें 40 का आंकड़ा छूना पड़ता है। 38-39 की बात नहीं कर रहे, एक आध सवाल ऊपर नीचे केमिस्ट्री में कम हो गया, उधर बायोफिजिक्स से मेंटेन हो जाता है। एक 35 के नीचे जब हम लोग जाते हैं केमिस्ट्री में, तो समझ लो 35 के नीचे और 10 के नीचे बात बराबर। इसलिए हम ये बोल जरूर देते हैं कि पहले इसको देखिएगा, क्षमता हो तो वो करना, ये लेकिन बेमन से बोलते हैं। सच्चाई तो ये है कि आपको वो भी करना है। अभी हम बोल चुके हैं, मरना तो पड़ेगा। भाग्यशाली है आप लोग जो 3-4 महीने का टाइम एक्स्ट्रा आपको मिल गया। जून जुलाई में पेपर होगा, डेट तो कोई अभी आई क्या? कोई एक बार अखबार में आया था बस कि पैटर्न पे चेंज नहीं होगा, पेपर जून जुलाई में हो सकता है, एक बार अखबार में आया था। नहीं, वरना पेपर अगर 2 मई को होता तो भैया मार्च अप्रैल 2 महीने बचे थे बस, मई में पेपर। तो आप भाग्यशाली हैं, आपको इसी साल 3-4 महीने का समय और मिल गया। जिसका आपको डर था वो डर खत्म हो गया। लेकिन बेटा पढ़ना पड़ेगा। आप यहां बतिया के बैठो या यहां पर कंसंट्रेशन के साथ बैठो, आपकी इच्छा। हम रिव्यू का समय दें, आप 1 नंबर निपटाओ, आपकी इच्छा है। तो इसे सुन लीजिए, कानपुर में हम लोग आए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अगले 3-4 महीने भी अगर पूरी ताकत से हम पढ़ाई करें तो एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। वरना फैशन शो में पार्टिसिपेट करते रहो, काकादो में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूमते रहो। इस साल घूम लोगे, अगले साल घूम लोगे। माता पिता बहुत जिगर के पक्के हुए तो 1 साल और घूम लोगे, फिर बैक टू पवेली। तो यहां पे स्मार्टनेस न दिखाओ, अपनी पढ़ाई में स्मार्टनेस दिखाओ। सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज के अंदर स्मार्टनेस दिखाओ। यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो Fe+3 आपने देखा, हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला, हमें प्रुसन ब्लू कलर दिखाई पड़ा फेरी फेरोसाइनाइड का। कैसे बनाया ये फार्मूला? काउंटर आयन Fe+3 है, सेंटर मेटल Fe+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। 6 लगा दिया, ये +2, ये -6, चार्ज आया -4, क्रिस क्रॉस किया, ये रहा फार्मूला। कोई सके बेटा किसी को? एग्री। निकेल हो गया, कॉपर हो गया, Fe+3 हो गया। अच्छा बेटा एक ट्रिक और बताते हैं आपको। अक्सर बच्चे प्रुसियन ब्लू को भूल जाते हैं, प्रुसियन ब्लू या प्रुसन ब्लू, कि फेरी फेरोसाइनाइड होता है या फेरी साइनाइड होता है। तो लर्निंग ट्रिक है, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? 3 + 2p, 3 + 2p। फेरी फेरोसाइनाइड इज प्रुसन ब्लू। बाहर वाला आयरन फेरी है, अंदर वाला आयरन फेरो है। 3 + 2p, फेरी फेरोसाइनाइड। ओके, नेक्स्ट बेटा, नाइट्राइट या नाइट्रेट डाल दीजिए FeSO4। आपको दोनों के जंक्शन पर ब्राउन रिंग मिलेगी। एट जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या बताते हैं? जहां पे ये और ये मिल रहे होंगे, उस जंक्शन पर आपको भूरे कलर की एक रिंग मिलेगी।
ब्राउन कलर की एक रिंग मिलेगी, और ये ब्राउन रिंग किसकी होती है आपको मालूम है? FeS2O का होल 5NO SO4। ओके बेटा, नाइट्राइट और नाइट्रेट आज काफी तेज देखिए काम चला। जो धीमे धीमे पलाया वो CFT में, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल समय नहीं लगा, और एप्लीकेशन में तो बिल्कुल समय नहीं लग रहा, धड़ाधड़ काम हो रहा है, राइट। लास्ट बच्चों डिटेक्शन है सल्फाइड, यहां पे याद करवाएंगे कुछ। मैंने कभी भी अपने छात्रों को कॉम्प्लेक्स के फार्मूले याद नहीं करवाए, मैंने हमेशा कॉम्प्लेक्स के फार्मूले बनाकर दिखाए, बनाना सिखाया। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको याद करने में ही समझदारी होती है। जैसे सल्फाइड की टेस्टिंग में हम इसमें ऐड करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। बच्चों को लोग क्या ऐड करते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। भैया फार्मूला याद करने में ही समझदारी है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2FeCN का होल 5NO मैं लिख रहा हूं, मुझे कोई झिझक नहीं है कि आपको ये क्या करना चाहिए यार, नो डाउट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2FeCN का होल 5NO SO4। यहां पे Fe का स्टेट निकालेंगे +2 आएगा, क्योंकि NO किस में होगा? +1 में होगा। क्या सीखा? मरना तो पड़ेगा, ये सीखा। बिना मरे काम है बेटा, इस बात को समझ लो, अनुभव बहुत है आपको बता। आओ, तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का फार्मूला क्या हुआ? Na2FeCN का होल 5N। अब देखना, जब सल्फाइड को कहीं से ये मिल जाता है तो हमें प्राप्त होता है वॉयलेट कलर। बच्चों बोलो क्या? और ये वॉयलेट कलर बेटा होता है सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड। बच्चों बोलो किसका होता है? सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं और आपने मेरे कहने पे ये याद कर लिया तो मैं वो याद नहीं करवाऊंगा आपको। तुमने ये याद कर लिया, अब देखना मैं वो याद नहीं करवाऊंगा। क्यों? देखो, थायो में क्या होता है, हम लोग इसके अंदर एक सल्फर को घुसेड़ देते हैं। देखना सब लोग, फिर करना। जब इसके अंदर तुमने सल्फाइड को घुसेड़ा, अबे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तुमने -2 बढ़ा दिया। तो अगर चार्ज बैलेंस करना है तो प्लस में भी +2 बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, दैट्स इट। द फार्मूला इज Na4FeCN5NOS, सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड। इसका कलर होता है बच्चों वॉयलेट। अंदर सल्फाइड डाला, अगर अंदर -2 बढ़ाया तो बाहर +2 बढ़ाओगे, टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव रखोगे, इसलिए Na4। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं एप्लीकेशन क्या हुए, राइट बेटा। अब हम लोग को इसमें सिर्फ 2 चीजें रह गई, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड और आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कल हम लोग इन्हीं दोनों को डील